आज हम लोग, अब देखिए यहाँ तक तो सामान्य बातें थी, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा हम इसके विशिष्टता में प्रवेश करेंगे। इसलिए थोड़ा सा इससे विशेष जानकारी होती है, यहीं से समझना जरूरी होता है। सबसे पहले हम सेल और ऑर्बिट के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे तो दोनों ये लगभग समान ही होते हैं, सेल एंड ऑर्बिट। ऑर्बिटल भी जोड़ लीजिए। ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल सुनने में सिमिलर लगते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस इसमें है, इसलिए हम इसको डिस्कस करेंगे। पहले तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि रदरफोर्ड साहब ने जो कहा वह सेल है, और बोर साहब ने जो कहा वह क्या है, वह ऑर्बिट है। तो रदरफोर्ड साहब ने क्या कहा? रदरफोर्ड साहब ने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर पाथ में, सकेंद्रीय वृत्ताकार पथ में चक्रण करते रहता है। तो जो यह इसी को सेल कहते हैं। लेकिन बोर साहब ने क्या कहा? बोर साहब ने कहा कि नहीं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्रण तो करते हैं, लेकिन फिक्स्ड एनर्जी वाले ऑर्बिट में चक्रण करते रहते हैं। तो इसको हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। तो दोनों लगभग समान है, लेकिन सेल इलेक्ट्रॉन के चक्रण के पथ को डिनोट करता है, बतलाता है। इसलिए सेल को हम ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। और ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा की जानकारी होती है। तो एक रूट को बताता है, एक एनर्जी को बताता है, लेकिन दोनों क्या है, लगभग समान है, चाहे दोनों में रिलेशन है। देख भी सकते हैं आप, दोनों में से कोई एक जानकारी हो जाएगी तो दूसरा मालूम हो जाएगा। और सेल को हम डिनोट करते हैं के एल एम एन से। जो न्यूक्लियस के सबसे नजदीक होता है उसको कहते हैं लोग के सेल। जैसे से दूरी बढ़ती जाती है, के सेल, एन सेल, एम सेल और यह एन सेल। तो न्यूक्लियस से सबसे निकट वाले सेल को के सेल कहते हैं। और जो न्यूक्लियस के सबसे करीब होता है उसको ऑर्बिट कहते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट, इसको सेकेंड ऑर्बिट, इसको थर्ड ऑर्बिट और इसके फोर्थ ऑर्बिट। मतलब अगर यहाँ 1 है तो ये के है, ये 2 है तो क्या है, एम है, एल है, 3 है तो क्या है, एम है, और 4 है तो क्या है, एन है। एक की जानकारी हो जाने से दूसरी की जानकारी स्वतः हो जाती है। कैसे? तो देखिए, ऐसा कि आपने इस फिगर से देखा, अब आंखों से देखिए। के सेल का मतलब ऑर्बिट 1, एल का मतलब क्या कि 2, और एम का मतलब क्या, ऑर्बिट 3, और एन का मतलब ऑर्बिट 4। तो यह इसमें रिलेशन है।
एक के मालूम होने से दूसरे की स्वतः जानकारी हो जाती है। सेल क्या बताता है, ऊर्जा स्तर को बताता है, और ऑर्बिट क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा को बताता है, निश्चित ऊर्जा को बताता है। तो एक ना इससे ना चक्रण के ना पथ की जानकारी होती है, एक से एनर्जी की जानकारी होती है। उसके बाद रदरफोर्ड सब यह नहीं बता पाए थे कि किसी भी ऑर्बिट में ना कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, या कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको ना बोर साहब ने डिफाइन कर दिया था, इसलिए उसको हम कहते हैं बोर-बरी योजना। बोर और बरी ने मिलकर ये बतलाया कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एनी ऑर्बिट। तो इसको कहते हैं बोर-बरी स्कीम। इसके से मालूम हो जाती है कि किसी भी ऑर्बिट में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो अब इसके बाद बोर-बरी स्कीम। बोर-बरी स्कीम क्या है, जिसे रदरफोर्ड साहब नहीं बताए थे कि किसी भी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। बोर-बरी स्कीम, इसकी बोर-बरी योजना। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बतलाया कि किसी भी ऑर्बिट में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है, जहां n क्या है, ऑर्बिट नंबर है। तो यहां लिख लेंगे ऑर्बिट, ऑर्बिट लिख लेंगे, यहां लिख लेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितनी होती है, तो 2n² होती है। 2n², जहां n क्या है, ऑर्बिट नंबर, n इक्वल टू ऑर्बिट नंबर, मतलब 1 2 3 4। तो अगर ऑर्बिट हम 1 लेंगे तो n के बदले में क्या हो जाएगा, n के बदले में हो जाएगा 1। तो 2 × 1² तो क्या हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया। अगर 2 लेंगे तो क्या हो गया, 2 × 2², तो ये 4 हुआ, 4 ये 8 हो गया। और ये ऑर्बिट 3 होगा तो क्या होगा, 2 × 3², मतलब 18 होगा। और अगर ऑर्बिट 4 होगा तो n के लिए मान क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर मतलब 32। किसी भी ऑर्बिट में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के अनुसार होती है। इससे अधिक नहीं हो सकती, इससे कम हो सकती है, लेकिन इससे अधिक नहीं हो सकती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बोर-बरी स्कीम कहते हैं। तो ये हुआ कि हाउ मेनी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एनी ऑर्बिट अकॉर्डिंग टू बोर-बरी स्कीम। यही कारण है कि हम ना फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, सेकेंड में ना 8, और थर्ड में 18, और 14 में ना 32 तक इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। अब ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल्स ना को हम डिनोट करते हैं, एस तो कैपिटल होता है, उसके बाद वाले अक्षर ना स्मॉल होते हैं, SPDF। इसका नोटेशन क्या होता है, SPDF होता है। तो सबसे पहले ऑर्बिटल किसे कहते हैं, तो किसी भी एटम में, परमाणु में, वह
खास स्थान वह पार्टिकुलर प्लेस जहाँ इलेक्ट्रॉन पाने की ना अधिकतम संभावना रहती है, उसे हम कहते हैं ऑर्बिटल। और इसका नोटेशन होता है SPDF। तो इसके बाद ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी टू फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम इज कॉल्ड ऑर्बिटल। कैसे, देखिए, तो ये तो इसका डिफिनेशन हो गया कि मैक्सिमम नंबर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए पर्टिकुलर प्लेस इन एटम इज कॉल्ड ऑर्बिटल। मतलब किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या प्राप्त करने की संभावना को क्या कहते हैं, तो ऑर्बिटल कहते हैं। चाहे वह स्थान जहाँ इलेक्ट्रॉन पाने की अधिकतम संभावना रहती है, प्रोबेबिलिटी रहती है, उसको कहते हैं ऑर्बिटल। ऑर्बिटल्स आर डोनेटेड बाय S, P, D and F letters in which S is capital, others are small letter। जैसे हम एक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी। जैसे सोडियम का हम कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s1 क्लियर हो जाएगा। इसमें 3 ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है। इसमें क्या है, 8 है। और इसमें क्या है, 1 है। लेकिन हाँ, ये बात सही है, लेकिन आप इसको ना सेपरेट करके देखिएगा तो इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन S, नॉट इन 3। इसको सेपरेट करके देखिएगा तो इलेक्ट्रॉन किस में है, P में है। इसी तरह इसमें अगर इसको देखिएगा तो किस में है, S में है। इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये बात सही है कि तो ऑर्बिट 2 में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 होते हैं। लेकिन जब इसको छटका कर देखेंगे तो इस 2 में इलेक्ट्रॉन नहीं है। इस पर संभावना किसमें है, तो इसमें है, इसमें है और इसमें है। इसलिए परमाणु में वह खास स्थान जहाँ इलेक्ट्रॉन पाने की ना अधिकतम संभावना रहती है उसे ऑर्बिटल कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया, क्लियर दिखाई दे रहा है कि कहने के लिए ठीक है इसमें 2 है, लेकिन नॉट इलेक्ट्रॉन इज नॉट इन 1 बट इट इज प्रेजेंट इन S ऑर्बिटल। तो इसलिए है इसको हम ऑर्बिटल कहते हैं, इसको ऑर्बिट कहते हैं। तो परमाणु में जहाँ इलेक्ट्रॉन पाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है उस खास प्लेस को ऑर्बिटल कहा जाता है। और दीज आर डिनोटेड बाय SPDF लेटर्स। अब पुनः प्रश्न है, ऑर्बिटल होना, किसी भी ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल होते हैं, चाहे सेल में कितने सबसेल हो, इसे सबसेल भी कहते हैं, ऑर्बिटल को सबसेल भी कहा जाता है। तो किसी भी सेल में कितने सबसेल होते हैं, चाहे किसी भी ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो किसी भी ऑर्बिट में ऑर्बिटलों की संख्या ऑर्बिट नंबर के बराबर होती है। याद रखिए कि किसी भी ऑर्बिट में ऑर्बिटलों की संख्या ऑर्बिट नंबर के बराबर होती है। यहाँ ऑर्बिट नंबर मैक्सिमम, शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो कहता है कि जितना है ना ये होगा उतना ही ऑर्बिटल होगा। मतलब 1 होगा तो ऑर्बिटल कितना होगा, सिंपली 1 होगा। और अगर ये 2 होगा तो ये क्या होगा, 2 होगा। और ये 3 होगा तो इसमें भी ऑर्बिटल कितने होंगे, तो ये 3 होंगे। और अगर ये 4 होगा तो इसमें भी ऑर्बिटल कितने होंगे, 4 होंगे। तो किसी भी ऑर्बिट में ऑर्बिटल्स की संख्या इस संख्या के बराबर होती है। इसलिए ना आप लिखते हैं, यहाँ इसको लिखते हैं 1,
यहाँ लिखता है 2p 3s 3p 3d और इसको 4s 4p 4d 4f। यही कारण है कि आप ऐसे लिखते हैं। तो ये हो गया कि हाउ मेनी ऑर्बिटल्स इन एनी ऑर्बिट और सबसेल। तो किसी भी सबसेल में चाहे ऑर्बिट में ऑर्बिटलों की संख्या इतनी होती है। अब एस में आप इलेक्ट्रॉन 2 भरते हैं, पी में 6 भरते हैं और डी में 10 भरते हैं और एफ में 14 भरते हैं। क्यों? तो फिर अब इसको हम पर जानेंगे। तो इसे कहते हैं ना कि किसी भी ऑर्बिटल में अधिकतम ऑर्बिट नहीं कर रहे हैं, ऑर्बिटल में ना अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4n-2 होती है। देखिए कैसे। तो यहाँ करेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ यहाँ ऑर्बिटल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है? 4n-2 होता है। जहाँ n क्या है? ऑर्बिटल नंबर है, तो ऑर्बिटल लिखेंगे। तो ऑर्बिटल क्या होते हैं आपके? s होते हैं, p होते हैं, d होते हैं और f होते हैं। तो s के लिए ऑर्बिट कितना होता है? 1 होता है। तो ये ऑर्बिट नंबर है, तो यहाँ 1 रखेंगे तो 4 हो गया, -2 करेंगे तो क्या होगा? 2 हो जाएगा। और p के लिए ना 2 से कम ना ऑर्बिट नहीं होता है। आप 1p नहीं देखे होंगे कभी। तो 4 × 2 -2 = 6 और d के लिए 3 से कम नहीं होता है, तो ये हो गया 10। और फॉर दिस 4 × 4 -2 = 14। यही कारण है कि आप एस में ना 2 इलेक्ट्रॉन, पी में ना 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। तो ये हो गया मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट। इन ऑर्बिट लिख दीजिए, इन ऑर्बिट। तो किसी भी ऑर्बिटल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, 6, 10 और 14 होती है। अब पहले आप ना किसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं? 1s में भरते हैं, उसके बाद p में भरते हैं, उसके बाद d में भरते हैं, उसके बाद f में। तो इसका कारण है ना कि सबसे न पुअर एनर्जी होती है s ऑर्बिटल की और सबसे हाई एनर्जी होती है f ऑर्बिटल की। तो ठीक वैसे ही सबसे पहले कौन अकाल पड़ेगा तो कौन मरेगा? गरीब आदमी मरेगा नहीं, क्योंकि जो धनवान है उसके पास तो बैंक में पैसा है, उसके पास ज़मीन है, उसका काम चलेगा। तो पहले वही काम करता है, वही और यहाँ भी काम करता है कि एस की एनर्जी सबसे पुअर होती है और एफ की सबसे हाई होती है, इसलिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का भराव एस में होता है। तो ऑर्डर ऑफ ना एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। तो ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स S is lower than P, P is lower than
डी एंड डी इज लोअर देन एफ। चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ इज हायर देन डी, डी इज हायर देन पी एंड पी इज हायर देन एनर्जी एस। तो ये ऑर्बिटलों की क्या होती है, एनर्जी की क्रम होता है। सबसे ज़्यादा एनर्जी एफ की होती है और सबसे ज़्यादा पुअर एनर्जी एस की होती है। अब इसके बाद जब इतना हम जान गए तो अब हम इसके बाद पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। थोड़ा सा बता देते हैं, उसके बाद सिखाएंगे आपको। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहे हिंदी में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन शॉर्ट में ई डॉट सी डॉट और हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हिंदी ना बिना हिंदी जाने ना उसको स्पष्ट न, बहुत तो नाम से स्पष्ट हो जाता है, लेकिन बिना हिंदी जाने स्पष्ट नहीं हो पाता है, इसलिए हिंदी जाननी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विन्यास, विन्यास का मतलब क्या होता है। तो विन्यास का मतलब होता है सजावट। जैसे कपड़ा पहनना क्या है, वस्त्र विन्यास है, और बालों को ठीक करना क्या है, वस्त्र विन्यास है। तो उसी तरह इलेक्ट्रॉनों की सजावट को क्या कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक सजावट का, हाँ, तो किसी भी ऑर्बिट या ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की सजावट को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो सबसे पहले डिफिनीशन ना, कि इसका डिफिनीशन क्या कहेंगे, तो कहेंगे ना किसी भी ऑर्बिट या ऑर्बिटल या सेल में ना इलेक्ट्रॉनों की सजावट को क्या कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। तो स्पष्ट देखिए कैसे, हाउ टू इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज इन ऑर्बिट और ऑर्बिटल इसलिए इसको विन्यास करते हैं, सजावट। चलिए देखते हैं, एक लिखते हैं, एक लिख कर ना लिखेंगे तो स्पष्ट होगा कि कैसे इसको हम सजाते हैं ऑर्बिट में या ऑर्बिटल में। चाहे सबसेल कहिए, चाहे सेल कहिए, जो कहिए कि ऑर्बिट या ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों की सजावट को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आंखों से देखिए, हम ना ये कोलिन लेते हैं, एटॉमिक नंबर 17। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। गिन लीजिए, 2 2 4 6 10 12 5 17। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये से सजाते हैं। अब इसको क्यों ऐसे सजाते हैं, एक अलग प्रश्न हो जाएगा। तो इस अपवाऊ ना एक प्रिंसिपल है, उसी के अनुसार सजाते हैं। लेकिन पहले हम यह देखेंगे ना
कि इससे क्या फ़ायदा है, व्हाट इज एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये तो हम इसको अरेंज कर दिए, सजा दिए, और लेकिन इसका फ़ायदा क्या है, बेनिफिट क्या है, एडवांटेज क्या है। तो देखिए इसको हम ये के सेल हुआ, ये एल सेल हुआ, ये एम सेल हुआ। तो किसी भी एलिमेंट के, किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम जान जाते हैं कि उसके सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, उसका कोर इलेक्ट्रॉन कितना है, उसका पोजीशन क्या है पीरियोडिक टेबल में, यह भी मालूम हो जाती है। तो इतने सारे बातों की जानकारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से स्वतः हो जाती है। जैसे देखिए आप यहाँ हम लिखेंगे, पहले लिखेंगे सेल, सेल ऑर्बिट, ऑर्बिटल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, भी से वैलेंस, इस इलेक्ट्रॉन जो बच जाता है उसको क्या कहते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन। देखिए सेल क्या है, के है, यहाँ के लिख लीजिए, एल लिख लीजिए, एम लिखिए। दिखाई दे रहा है कि के में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, एल में कितने हैं, 6 to 8 है, और एम में कितने हैं, 5 to 7 है। ओके, अब ऑर्बिट भी आपको दिखाई दे रहा है, 1 से लेकर 3 तक है। 1 में कितना है, 2 है, 2 में कितना है, 8 है, और 3 में कितना है, 7 है। अब ऑर्बिटल तो देखिए 2 ही ऑर्बिटल है, या तो एस है और नहीं तो पी है। तो ऑर्बिटल में 2 ही ऑर्बिटल है, तो पी में कितना है, 5 है। तो रेस्ट किस में है, 12 इलेक्ट्रॉन किस में है, एस में है, गिन लीजिए, 2 नहीं जी, 5 और 6 11 है, 11 हो गया, तो इसमें कितना हुआ, 6, 2 2 4 2 6। तो सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये तो दिखाई दे रहा है आपको। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो देखिए जो बाहरी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन होता है ना उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और जो भीतरी वाला होता है उसको कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन, ग्रहीय इलेक्ट्रॉन। स्पष्ट है कि कितना है, 10 है, कितना है, 7 है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 7 हो गया, और कोर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए। इसके बाद भी ना हमको मालूम हो जाती है पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी में इसका क्या स्थान है। तो पीरियोडिक टेबल को कैसे बांटेंगे, ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर, आवर्त संख्या और वर्ग संख्या, इसमें डिवीजन है। तो देखिए पीरियड में तो कोई झमेला नहीं, जो बाहरी ऑर्बिट होती है वो पीरियड नंबर होती है। तो यहाँ 3 है तो क्या हो गया, इसका पीरियड नंबर सीधे 3 हो गया। वैलेंस टर्म क्या है, जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसमें 7 है तो ग्रुप नंबर क्या हो गया, 7 हो गया, 7 हो गया। अब बच गया ए और बी है। तो देखिए याद रखिएगा ऑर्बिटल 4, तो अगर इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं तो ए का मेंबर होता है, और इसमें होता है तो बी का मेंबर होता है। तो यह ना एस हो चाहे पी हो, तो क्या होगा, 7 ए का मेंबर होगा। लेकिन अब ना नया जो आ रहा है पीरियोडिक टेबल उसको क्या लिखेगा, 17 लिखेगा, 17 डिजिट में भी लिख रहा है, तो 17 ए का मेंबर होगा। इसको 17 ए का भी मेंबर हम कहेंगे। जीरो को 18 पता है, तो 17 ए का भी मेंबर होगा। तो इतनी सारी बातों की जानकारी किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हो जाती है। तो
ये हुआ एडवांटेज चाहे बेनिफिट किसी भी एलिमेंट के ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। लेकिन प्रश्न उठता है कि हम ऐसा क्यों लिखते हैं, तो उसका कारण है अब वाउ प्रिंसिपल। चलिए उधर बढ़ते हैं थोड़ा सा, और इसके बाद वाले में डिटेल पढ़ेंगे। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें डिटेल पढ़ेंगे, आपको सिखाएंगे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। लेकिन थोड़ा सा जान लीजिए। और तो यह लिखने का ना कारण क्या है, इसके लिखने का कारण है, एक होता है अपवाउ प्रिंसिपल, AUF BAU प्रिंसिपल। इसी के आधार पर यह लिखा जाता है। तो सबसे पहले मेरा प्रश्न है कि अपवाउ प्रिंसिपल है क्या। आगे बढ़ने से पहले कि व्हाट डू यू मीन बाई अपवाउ प्रिंसिपल, अपवाउ सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन होगा कि अपवाउ का मतलब क्या होता है। नहीं, क्या इज इट ए नेम ऑफ ए पर्सन ना। तो हमको आप सोच के बताइए कि क्या यह किसी व्यक्ति का नाम है या नहीं है। तो सोच के बताइए, और नहीं तो मैं आपको बताऊंगा। तो उत्तर ये होगा कि यह किसी का नाम नहीं है, यह किसी का नाम नहीं है। तो अगर नाम नहीं है तो क्या है, ये नाम नहीं है तो क्या है। लेकिन फिर आप कह देने से कि नाम नहीं है ये संतुष्टि नहीं होगी। तो कैसे आप जानते हैं कि नाम नहीं है। हम कहते हैं कि नाम है, आप कहें कि नहीं नाम है। तो मैं उसके जवाब में ये कहूँगा, चाहे आप भी जानते हैं कि और मैं नहीं जानता हूँ, कि किसी भी नाम में ना स्टॉपी एस लगाते हैं। जैसे रदरफोर्ड्स लिखा, आपने बोर्स लिखा, मोहन स्वांस लिखते हैं। अगर नाम होता ना तो इसमें स्टॉपी एस जरूर होता। तो ये सिद्ध हो गया, ये प्रूफ हो गया कि अपवाउ इज नॉट ए नेम ऑफ एनी पर्सन और साइंटिस्ट। तब नाम नहीं है तो क्या है। तो ये एक मुहावरा है। कहाँ का मुहावरा है, तो जर्मन का मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है एक एक करके जोड़ना, एडिंग 1 by 1। यही कारण है कि अगर आप हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा तो क्या लिखिएगा, 1s1 लिखिएगा। हीलियम का लिखना होगा तो क्या लिखिएगा, 1s2 लिखिएगा। 3 का लिखना होगा तो, लिथियम का लिखना होगा तो क्या लिखिएगा, 1s2 2s1। और बेरिलियम का लिखना होगा तो क्या, 4 का 1s2 2s2 लिखिएगा। बोरान का लिखना होगा तो एक और जोड़ दीजिएगा। कार्बन का लिखना होगा तो एक और जोड़ दीजिएगा। तो एक ना मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कि करके जोड़ना। तो आज इतना ही, फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अपवाउ प्रिंसिपल, फिर कैसे सूत्र बन जाता है ये, उसके आधार पर लिखते हैं। फिर अपवाउ प्रिंसिपल का अपवाद भी होते हैं जो उसको न फॉलो नहीं करते हैं। तो एक्सेप्शन ऑफ प्रिंसिपल, अपवाउ प्रिंसिपल, और भी ना चार्ज इनर्ट गैस के रूप में भी लिखते हैं, वो भी सिखा देंगे, आपको बता देंगे। और आज इतना ही, और इसी के साथ हम आपसे अलविदा चाहेंगे। और एक रिक्वेस्ट कि अगर आपको अच्छा लगे तो अपने ना दोस्तों में, अपने मित्रों में इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट भी ना इस पर कीजिए। हम आपका कमेंट करना, उत्तर देने के लिए सदैव हाजिर रहेंगे। थैंक यू। आपने ना इतना धैर्य से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।